please concentrate. All of you, please concentrate. I am sharing my screen. Let me check from where I started, from where I have to start. Yes. So children, we did up to here. हमने अपनी जो आज दोपहर की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर चार तरीके के प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. और हमने इन सारे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को उनके एग्जाम्पल्स के साथ और उनके डायग्राम्स के साथ किया था. ठीक है, तो चलिए अब जो है अब हम इसके आगे करना शुरू करते हैं. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या होते हैं. आपकी बॉडी में प्रोटीन्स अगर प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन्स आपकी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं, कहाँ यूज होते हैं. पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन देखिए, फाइब्रस प्रोटीन्स. आपकी बॉडी में जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं जैसे कैराटिन प्रोटीन, वो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी के प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बनाता है या प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाता है. तो यहाँ लिखा है फाइब्रस प्रोटीन्स लाइक कैराटिन, ये फॉर्म करता है प्रोटेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट्स मींस प्रोटेक्टिव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी लाइक हेयर, स्किन, नेल्स, फेदर्स. फेदर आपके अंदर नहीं है, फेदर बर्ड्स में है. हॉर्न्स, वूल, शीप वगैरह में होती है ना वूल, ऊन. तो कहने का मतलब है ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दे ऑल आर प्रोटीनेशियस बाय नेचर. ये सब में प्रोटीन्स हैं. तो प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के या दूसरे एनिमल्स की बॉडी के प्रोटेक्टिव पार्ट्स या प्रोटेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाते हैं, जो आपकी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं. द सिल्क वॉर्म कुकून, अगर आपने नाम सुना हो सिल्क वॉर्म के, सिल्क वॉर्म का कुकून होता है. जो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है जो सिल्क बनाता है, ये सिल्क वॉर्म क्या करता है, अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है. और वो कवरिंग ही सिल्क होती है. ये सिल्क का धागा होता है, इस सिल्क के धागे की ये कवरिंग बना लेता है. और इसी सिल्क के धागे की कवरिंग से जो एक कवरिंग बन गई, कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून. तो सिल्क वॉर्म ने जो कुकून बनाया वो भी एक प्रोटीनेशियस कवरिंग है. और ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, और इसका नाम है फाइब्रोइन. इसका नाम है फाइब्रोइन. और ये शायद मैंने आपको बताया था कि ये आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटीन का. और ये हमने कौन सा वाला प्रोटीन, देखिए ये वाला प्रोटीन फाइब्रोइन, ये हमने किस में पढ़ा था, फाइब्रोइन प्रोटीन हमने पढ़ा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, है ना. ये देखिए जो प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इट्स एग्जांपल इज फाइब्रोइन. तो फाइब्रोइन कम्स अंडर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है. इसके अलावा देखिए आपकी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं. आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उन सबको बनाने में प्रोटीन जरूर यूज होता है. और ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं. आपकी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते हैं, आपकी बॉडी के एंजाइम्स उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं. कैटलाइज मतलब उनको रन करवाते हैं. एंजाइम्स की हेल्प से आपकी बॉडी में बहुत यू नो व्हाट आर कैटलिस्ट. कैटलिस्ट जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है. तो एंजाइम्स जो है ये भी कैटलिस्ट हैं. तो ये क्या करते हैं, अगर एक आपकी बॉडी में कोई एक रिएक्शन चल रहा है बिना एंजाइम के तो बहुत धीरे धीरे चलेगा. और इसी रिएक्शन को अगर आप कोई एंजाइम प्रोवाइड करवा देते हो तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है. इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो एंजाइम्स हैं वो कैटलाइज करवाते हैं किसी भी रिएक्शन को, किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को वो बहुत फास्ट कर देते हैं. और इस तरह से ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं. You have many enzymes in your body and all these enzymes they consist of proteins in them. आपकी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि कैरियर का काम करते हैं और वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल आप पढ़ चुके हो, हीमोग्लोबिन, जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आपके ब्लड में. ऐसे आपकी बॉडी में मसल्स में मायोग्लोबिन है. और मायोग्लोबिन नाम का ये जो प्रोटीन होता है ये आपकी मसल्स में ऑक्सीजन के साथ में अपने आप को जोड़ना पसंद करता है. तो ये जो है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सब प्रोटीनेशियस हैं और ये चीजों को यानी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन और मसल्स में ट्रांसपोर्ट करता है
मायोग्लोबिन, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर भी जो है पी प्रोटीन्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर पी प्रोटीन्स होते हैं, फ्लोएम में होते हैं ये प्रोटीन्स। प्लांट्स के अंदर पी प्रोटीन्स होते हैं जो फ्लोएम में होते हैं। और आपने सुना है ना, फ्लोएम जो है वो खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम जो ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, उस ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसपोर्ट करने में ये पी प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। पी मीन्स फॉर फ्लोएम। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स हैं आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं, दैट बाइंड टू द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स लाइक हार्मोन्स टू ब्रिंग अबाउट सेल्यूलर इफेक्ट्स। यस, देखिए ये तो अभी आपको सिंपल एक पॉइंट नजर आ रहा है। ये जो है ये तो अभी आपको एक सिंपल पॉइंट नजर आ रहा है, लेकिन लास्ट वाले चैप्टर में जो आपका लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हार्मोन्स के ऊपर पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में आपका एक लास्ट टॉपिक है हार्मोन्स अपना काम कैसे करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड से हार्मोन निकले। क्या निकले इस ग्लैंड से? हार्मोन्स निकले। हार्मोन्स आर केमिकल्स, हार्मोन्स आर केमिकल्स। या हम ये बोल सकते हैं कि हार्मोन्स क्या हैं? दे आर केमिकल मैसेंजर्स। हर हार्मोन के अंदर कुछ ना कुछ मैसेज होता है। अब इस हार्मोन को इस वाले ऑर्गन के पास जाना है, तो ये हार्मोन्स कहाँ दे दिए जाएंगे? आपको पता है ना ये कि हार्मोन्स ब्लड वेसल्स में दे दिए जाते हैं। हार्मोन्स कहाँ दे दिए जाते हैं? हार्मोन्स ब्लड वेसल्स में दे दिए जाते हैं। ठीक है भाई, ये हार्मोन्स हैं और इनको हमने ब्लड वेसल्स में दे दिया। अब ये हार्मोन्स पहुंच गए अपने टारगेट सेल के पास। ये हार्मोन्स कहाँ पहुंच गए? ये हार्मोन्स पहुंच गए अपने टारगेट सेल के पास। देखिए दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाते। जो सेल के अंदर एंटर नहीं करेंगे वो क्या करेंगे? वो अपना मैसेज, ये रिसेप्टर्स, मैंने यहाँ पर ये कुछ रिसेप्टर्स येलो कलर से मैंने रिसेप्टर्स बना दिए, येलो कलर से मैंने रिसेप्टर्स बना दिए जो मैसेज को रिसीव करेंगे। तो ये हार्मोन अपने साथ में जो भी मैसेज लेकर आया है, वो मैसेजेस हार्मोन ने किसको दे दिया? इन रिसेप्टर्स को दे दिया, और खुद अंदर नहीं गए। और ये जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने मैसेज लेकर अंदर सेल को दे दिया कि भाई ये हार्मोन ये मैसेज लाया है और आपको ये काम करना है। तो ये जो रिसेप्टर्स मैंने बनाए हैं येलो कलर से, ये रिसेप्टर्स किसके बने हुए हैं? ये रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स के बने हैं। किसके बने हैं ये रिसेप्टर्स? ये रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स के बने हैं। तो यहाँ लिखा है, देखिए बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं, और ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स अपने आप को किसके साथ बाइंड कर रहे हैं? अपने आप को किसके साथ जोड़ रहे हैं? इंफॉर्मेशन लेकर आने वाले मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, हार्मोन्स खुद अंदर एंटर नहीं करते सेल के, हार्मोन्स अपनी इंफॉर्मेशन इनको दे देते हैं। और फिर जो है ये हार्मोन से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन को ये अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर सेल के अंदर आपको वो इफेक्ट नजर आते हैं, सेल के अंदर आपको वो इफेक्ट नजर आते हैं, वो चेंजेस नजर आते हैं जो इंफॉर्मेशन हार्मोन उनके लिए लेकर आया है। जो इंफॉर्मेशन हार्मोन उनके लिए लेकर आए वो आपको इफेक्ट सेल के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि बाहर से मैसेज लेने का काम करते हैं, और उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। तो आप देख रहे हो प्रोटीन्स के कितने सारे काम हैं। प्रोटीन्स जो हैं आपकी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आपकी बॉडी के प्रोटेक्टिव पार्ट्स बनाते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स, कैटलिस्ट का काम करते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं मटेरियल के एक जगह से दूसरी जगह। प्रोटीन्स प्लांट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो रिसेप्टर्स का काम करते हैं और इंफॉर्मेशन को बाहर से लेकर के सेल को देते हैं, और फिर सेल में आपको वो चेंजेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी में आपने सुना है एक्टिन एंड मायोसिन नाम के प्रोटीन्स होते हैं। इनको हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स आपकी मसल्स में होते हैं, और ये प्रोटीन्स आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि एक्टिन एंड मायोसिन जो है ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो कि बाइंड हो जाते हैं टू द specific information molecule to bring about muscular effects, contraction and relaxation। ये मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये आपकी मसल है, जैसे ये आपकी मसल है, इस मसल के अंदर यहाँ पर मैंने एक्टिन प्रोटीन बना दिए, ठीक है, और इसी मसल के अंदर मैंने यहाँ पर मायोसिन प्रोटीन भी बना दिए। अब बाहर से इंफॉर्मेशन आती है, बाहर से इंफॉर्मेशन आती है कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये एक्टिन और मायोसिन ने क्या किया? बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन लेकर मॉलिक्यूल आया, बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन लेकर कोई मॉलिक्यूल आया, वो मॉलिक्यूल इन मसल्स के साथ जुड़ा, और जैसे वो मॉलिक्यूल इन मसल्स के साथ जुड़ा, फिर से देखिए, ये एक मसल है।
बाहर से इंफॉर्मेशन लेकर के कोई मॉलिक्यूल आया और वो मसल्स के साथ जुड़ गया और उसने मसल को इंफॉर्मेशन दे दी, देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा मायोसिन और कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्टिन। ये मैंने साइड में एक्टिन बना दिया, इधर भी एक्टिन बना दिया, इधर भी एक्टिन बना दिया और बीच में मायोसिन बना दिया। तो जब एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आपके जो मसल्स हैं, मसल्स के अंदर जो ये प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं एक्टिन एंड मायोसिन, ये इंफॉर्मेशन लाने वाले मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। इंफॉर्मेशन लाने वाला मॉलिक्यूल पहले मसल से जुड़ेगा, फिर उसकी इंफॉर्मेशन एक्टिन और मायोसिन तक पहुंचाई जाएगी और फिर उसकी वजह से आपके मसल्स में आपको इफेक्ट्स नजर आएंगे कि कॉन्ट्रैक्शन होना है या रिलैक्सेशन होना है। तो देखिए अब इस पॉइंट्स को दोबारा से पढ़िए। एक्टिन और मायोसिन जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जिनके साथ में बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाने वाले मॉलिक्यूल्स, और फिर ये मॉलिक्यूल्स जैसी इंफॉर्मेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग मसल्स में आपको इफेक्ट्स नजर आएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करवाना है या रिलैक्सेशन करवाना है। तो कहने का मतलब है एक्टिन एंड मायोसिन ये भी प्रोटीन्स हैं और ये प्रोटीन्स आपकी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। अगर ये प्रोटीन नहीं होते तो आपकी मसल्स भी काम नहीं कर पाती। तो देखिए प्रोटीन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि आपकी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि एक्चुअल में प्रोटीन्स की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो अमीनो एसिड्स ही होते हैं जो बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं बनाते, बस एक एक दो दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ गए। और ये जो प्रोटीन्स हैं, मतलब वैसे तो देखा जाए तो ये नॉन प्रोटीन एंटीबॉडीज हैं, प्रोटीन्स नहीं बनते हैं, अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं। वहां प्रोटीन वर्ड हमने क्यों यूज कर दिया यहाँ पर उन्होंने इसलिए वर्ड यूज कर दिया प्रोटीन्स क्योंकि इनमें अमीनो एसिड्स होते हैं। ये मैंने आपको सुबह समझाया था कि अमीनो एसिड्स जो है वो नॉन प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी अमीनो एसिड्स हैं लेकिन उन्होंने प्रोटीन नहीं बनाया है। बट यहाँ पर प्रोटीन वर्ड क्यों यूज कर दिया? यहाँ पर उन्होंने प्रोटीन वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड्स हैं। तो यहाँ लिखा है कि बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीबॉडीज का काम करते हैं और ये हमारी बॉडी को डिफेंड करेंगे, ये हमारी बॉडी को बचाने का काम करेंगे। तो देखिए आप एक काम करिएगा, आप ना ज्यादा कंफ्यूज मत हुएगा कि मैम हम एंटीबॉडीज को नॉन प्रोटीन माने या प्रोटीन माने। आप एक काम कीजिएगा, आप एंटीबॉडीज को प्रोटीनेशियस मानिए। आप एंटीबॉडीज को प्रोटीनेशियस मानिए। क्यों? क्योंकि इनको बनाने में इनको बनाने में अमीनो एसिड्स जुड़ रहे हैं और जहां अमीनो एसिड जुड़ेंगे वहां पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी एंड पॉलीपेप्टाइड चेन को हम प्रोटीन ही बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो देखिए प्रोटीन्स जो एंटीबॉडीज है आप इनको प्रोटीनेशियस मानिए। बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो अपने आप को किसमें चेंज कर लेते हैं? एंटीबॉडीज में, और ये बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाते हैं। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी को, मैंने दोपहर में भी आपको जो क्लास थी उसमें समझाया था कि एंटीबॉडीज आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एंटीजेंस। ठीक है, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स के नाम बता रही हूँ। इंसुलिन, पैराथायरॉइड, सुबह बताया था ना, थायराइड, पैराथायरॉइड। सुबह पैराथायरॉइड नहीं बताया था, सुबह आपको बताया गया था इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनलिन। वो सब किसके बने हैं? अमीनो एसिड्स के बने हैं, यानी वो प्रोटीन्स के बने हैं। यहाँ पर एक नाम और ऐड कर लीजिए, यहाँ एक नाम एक एक्स्ट्रा और दे दिया आपको, पैराथायरॉइड। ठीक है, तो जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है, पैराथायरॉइड नाम के ये हार्मोन्स हैं, ये सारे हार्मोन्स प्रोटीनेशियस हैं, यानी सारे हार्मोन्स प्रोटीन्स के बने हैं, अमीनो एसिड्स के बने हैं। और इस तरह के जो हार्मोन्स हैं ये सुबह जो दोपहर वाली क्लास में जो एग्जांपल्स दिए थे वो भी सही हैं, लेकिन उस वक्त दोपहर वाली क्लास में पैराथायरॉइड नहीं था, इसको भी ऐड कर लो। तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स को बनाने में प्रोटीन्स यूज होते हैं और ये हार्मोन्स आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सोचो प्रोटीन कितने इंपॉर्टेंट है। नो प्रोटीन्स नो एंजाइम्स, नो प्रोटीन्स नो हार्मोन्स। और आपकी बॉडी को तो एंजाइम और हार्मोन्स ही तो चला रहे हैं। नो एंजाइम नो हार्मोन्स मींस नो लाइफ इन योर सेल्स। ठीक है, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे फाइब्रिनोजिन नाम का प्रोटीन, थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन, और ये दोनों प्रोटीन्स आपको हेल्प करेंगे ब्लड की क्लॉटिंग में, ब्लड को क्लॉट करवाने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, और मैंने दोपहर में भी आपको बताया था कि इन दोनों के बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है। तब आप पढ़ोगे वहां पर कि ब्लड क्लॉट करवाने में थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन दोनों हेल्प करते हैं। तो ये था आपके अमीनो एसिड्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, अब हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लिपिड्स। और आज मैं आपको केवल, अभी जो क्लास चल रही है उसमें मैं आपको केवल लिपिड्स पढ़ा करके खत्म कर दूंगी। ठीक है, कि कल आपका टेस्ट है, मैं ज्यादा नहीं लूंगी आपकी क्लास। लिपिड्स देखिए, लिपिड्स किसको बोलते हैं? लिपिड्स जो हैं, आप सिंपल, अगर फैटी एसिड्स भी है ना,
सिंपल अगर फैटी एसिड्स भी हैं तो आप सिंपल फैटी एसिड्स को भी लिपिड्स बोल सकते हो. सो लिपिड्स कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स ऑल्सो. और अगर इन फैटी एसिड्स ने अपने आप को जोड़ लिया है अल्कोहल के साथ, फैटी एसिड्स अपने आप को अल्कोहल के साथ जोड़ सकते हैं. जैसे जैसे एक अल्कोहल है ग्लिसरॉल, एक अल्कोहल है ग्लिसरॉल, तो भी वो लिपिड है. तो कहने का मतलब है लिपिड अगर अपने आप को किसी अल्कोहल के साथ जोड़ रहे हैं तो भी वो लिपिड्स हैं. सॉरी, सिंपल फैटी एसिड्स हैं वो भी लिपिड्स हैं, और फैटी एसिड्स, फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए. सिंपल फैटी 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 एसिड्स हैं आपके पास, हम कहेंगे भाई ये सिंपल फैटी एसिड्स हैं, ये भी लिपिड्स हैं. और अगर मैंने बोला कि भाई फैटी एसिड है और इन्होंने अपने आप को अल्कोहल के साथ जोड़ लिया है, तो भी हम उनको क्या बोलेंगे? तो भी हम उनको लिपिड्स ही बोलेंगे. ठीक है. किसी भी फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो अपने आप को अटैच करता है आर ग्रुप से. आर ग्रुप मींस एल्काइल ग्रुप, कार्बन की चेन है. तो किसी भी फैटी एसिड में आपको क्या दिखाई देगा? कार्बोक्सिल ग्रुप जरूर दिखाई देगा. जो बच्चे अपने लिए नोट्स लेकर आ गए हैं, एक रिक्वेस्ट है उनसे, आप अपने नोट्स में जरा ये ऐड कर लीजिए. आपके नोट्स में ये नहीं दिया होगा. फैटी एसिड्स का जनरल फॉर्मूला देखिए. मैंने आपको बोला ना किसी भी फैटी एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ये किसी भी फैटी एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप है जो अपने आप को अटैच करता है आर ग्रुप के साथ. ये आर ग्रुप आपका वेरी कर सकता है. जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन की एक चेन दिखा दी. आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है. आर ग्रुप जो है सिंपल मिथाइल ग्रुप हो सकता है. इथाइल ग्रुप हो सकता है, या हायर मेंबर्स हो सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्या दिखाया? मैंने यहाँ पर CH3 CH2 यानी C2H5, ठीक है, और यहाँ पर N दिखाया है. N मींस केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, नंबर ऑफ टाइम्स, कि ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको रिपीट कर रहे हो. इसको आप रिपीट कर सकते हो 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक. ये जो N आपको दिख रहा है ना, इसमें N मींस ये 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक इसमें हो सकते हैं. ठीक है. फिर से देखिए, फैटी एसिड सिंपल हो सकते हैं, लिपिड्स जो हैं वो सिंपल फैटी एसिड्स हो सकते हैं. अगर सिंपल फैटी एसिड है तो भी हम उसको लिपिड बोलेंगे, और अगर इसने अपने आप को किसी के साथ जोड़ लिया, अल्कोहल के साथ जोड़ते हैं वैसे बेसिकली अपने आप को ये, तो भी वो हमारे लिए लिपिड्स हैं. एक किसी भी फैटी एसिड में आपको कार्बोक्सिल ग्रुप जरूर मिलेगा जो अपने आप को अटैच करता है एल्काइल ग्रुप के साथ. किसके साथ? एल्काइल ग्रुप के साथ. तो ये आर ग्रुप जो है कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या हायर मेंबर्स और ले लो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हायर मेंबर्स के साथ भी आप इनको जोड़ सकते हो. और आपको किसी भी फैटी एसिड में 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक मिल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पामिटिक एसिड. पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, लेकिन इंक्लूड करके कार्बोक्सिल कार्बन को. जैसे मैंने बताया ना कि किसी भी फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को भी आपको ऐड करना है. तो पामिटिक एसिड में 16 कार्बन हैं टोटल, इंक्लूडिंग दी कार्बोक्सिल कार्बन. ये देखिए पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर. आपको ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल भी याद नहीं करने, हैं. ठीक है. आपको ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल भी याद नहीं करने, लेकिन बस क्योंकि आपकी हेल्प के लिए मैंने आपको समझा दिया कि बेटा पामिटिक एसिड होता है, और पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग COH कार्बन. ये देखिए, ये COOH का कार्बन, इसको भी आप इंक्लूड करोगे. ठीक है. ऐसी देखो, ऐसी एक होता है एरेकिडोनिक एसिड. एक फैटी एसिड है, उसका नाम है एरेकिडोनिक एसिड. और ये जो एरेकिडोनिक एसिड होता है इसमें 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. तो मैंने क्या किया, ये कार्बोक्सिल कार्बन भी यूज कर लिया. इसको आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग दिस कार्बोक्सिल कार्बन. ठीक है. तो आपको बस ये नंबर याद रखना है कि एरेकिडोनिक में कितने कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, पामिटिक एसिड में कितने कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. तो मैंने आपको बताया कि फैटी एसिड्स जो हैं सिंपल, अगर हमारे पास सिंपल एक फैटी एसिड है तो हमारे लिए वो भी एक लिपिड है. और फैटी एसिड अपने आप को किसी अल्कोहल के साथ भी अगर जोड़ रहा है तो वो भी हमारे लिए लिपिड है. अच्छा, फैटी एसिड्स अपने आप को अल्कोहल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? फैटी एसिड्स अपने आप को अल्कोहल के साथ जोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज व्हाट वी कॉल ईस्टर बॉन्ड. इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? इस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड नाम देते हैं. तो चलिए देखिए, पढ़ेंगे अभी इसके बारे में. और फैटी एसिड जो है वो दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स नहीं होते हैं. जैसे ये पहला एग्जांपल जो है आपके लिए वो सैचुरेटेड फैटी एसिड का है.
और दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए आपके लिए ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का है, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर 1 या 1 से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक ही डबल बॉन्ड दिखाया है ये, ठीक है। अगर सिंपल लिपिड है, देखो सिंपल लिपिड, एक सिंपल लिपिड का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक एग्जांपल है सिंपल लिपिड का, सिंपल ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज अ सिंपल लिपिड। ग्लिसरॉल का केमिकल ना ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद करना है बेटा। मेरा तो देखिए, मेरे को तो 2 मिनट लगते हैं पढ़ाने में, लेकिन जब आप याद करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। सिंपल लिपिड का एक एग्जांपल दे दो, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का केमिकल नाम क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। और इसका फॉर्मूला है, देखो ये, जो बच्चे नोट्स लेकर आ गए हैं, जो बच्चे नोट्स लेकर आ गए हैं वो लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके उसमें ये नहीं है, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं बेटा, आपके उन नोट्स में ये नहीं है। इसको प्लीज लिख लीजिए, इसको आप प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप जरा प्लीज लिख लीजिए, मैं एक मिनट जरा कर रही हूँ, इसको हाईलाइट कर रही हूँ। यस, देखिए सिंपल लिपिड का एक एग्जांपल दीजिए। सिंपल लिपिड का एग्जांपल है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का केमिकल नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन का फॉर्मूला लिखिए C3H8A3। और आपके केमिस्ट्री में शायद IUPAC नेम आ गए हैं क्या? आप लोगों को IUPAC नेम करवा दिए हैं क्या? IUPAC नेम मतलब इसको हम एक और नाम देते हैं, एक और सिस्टम आप पढ़ोगे अभी, IUPAC सिस्टम। मुझे पता नहीं है आपको करवाया है कि नहीं करवाया, बट इसका IUPAC नेम है प्रोपेन। ये ना C3 है ना, तो मीथेन इथेन प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल बोलते हैं। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल बोलते हैं। देख, बेसिकली ना ये चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर है, बेसिकली ये चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन बायोलॉजी में इसको इसलिए आ गया ये बताने के लिए कि हमारी पूरी बॉडी केमिकल्स की तो बनी है। जब आप केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स पढ़ लोगे, IUPAC नेम वगैरह, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। नहीं, तब तक बहुत ही तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश, और आपको इतना ही याद रखना है बस, सिंपल लिपिड क्या होते हैं। सिंपल लिपिड का एग्जांपल ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का केमिकल नेम है ट्राईहाइड्रो, सब आएगा आपको अगर पूछेंगे तो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक सिंपल लिपिड, एक सिंपल लिपिड जो है, आप सिंपल फैटी एसिड भी बोल सकते हो। मैंने बताया सिंपल फैटी एसिड है, वो भी हमारे लिए लिपिड है। और अगर मैंने फैटी एसिड को एस्टरीफाइड कर दिया, अगर मैंने फैटी एसिड्स के साथ ईस्टर बॉन्ड बना दिया और उसको अल्कोहल के साथ जोड़ दिया, तो भी वो हमारे लिए लिपिड ही है, और तभी हम उसको सिंपल लिपिड की कैटेगरी में रखेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज अ सिंपल लिपिड, व्हाट इज अ सिंपल लिपिड, तो आंसर लिखेगा सिंपल लिपिड इज अ फैटी एसिड ईस्टर। सिंपल लिपिड क्या है? अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, या एक काम करो, पहले मैं एग्जांपल दे दूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले मैं एग्जांपल दे दूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। देखो मैंने इसमें क्या किया है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है, उसको फैटी एसिड्स के साथ जोड़ दिया। ग्लिसरॉल को मैंने फैटी एसिड्स के साथ जोड़ दिया। फैटी एसिड को मैंने किसके साथ जोड़ दिया? ग्लिसरॉल के साथ जोड़ दिया। ईस्टर बॉन्ड्स यूज होंगे, तो हम बोलेंगे फैट्स क्या हैं, फैट्स या लिपिड्स क्या हैं? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। ये देखो एक डायग्राम देखो, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, ठीक है। ये ग्लिसरॉल है, ये एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का, ये ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है। और ये मैंने आपको दिए 3 फैटी एसिड, एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, और ये तीसरा फैटी एसिड। आप लोगों को ये बिल्कुल भी याद नहीं करना है, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा, सेम यही क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा, और इजी तरीके से मिलेगा, और बहुत इजी तरीके से मिलेगा। जो बच्चे नोट्स लेकर आ गए हैं, आप चाहो तो देख लीजिए अपना सेकंड लास्ट पेज, वहां पे देखिए कहीं ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बनते हैं, ऐसा क्वेश्चन होगा, वहां पर आएगा ये आपके लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए, जितना समझा रही हूँ केवल इतना समझिए। ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है, ये तीसरा फैटी एसिड्स है। ये तीन फैटी एसिड्स किससे जुड़ रहे हैं? एक ग्लिसरॉल से जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने बना दिया ट्राइग्लिसराइड। क्या बना दिया? ट्राइग्लिसराइड। अगर मैं इसमें से इसको कट कर दूं, इसको कट कर दूं, अगर मैं केवल एक फैटी एसिड को जोड़ूं ग्लिसरॉल से, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा मोनोग्लिसराइड। अगर मैं एक फैटी एसिड को जोड़ रही हूँ तो मुझे मिलेगा मोनोग्लिसराइड। अगर मैं दो फैटी एसिड्स को जोड़ रही हूँ तो मुझे मिलेगा डाइग्लिसराइड।
और अगर मैं 3 फैटी एसिड यूज कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा ट्राइग्लिसराइड। और ये जो डायग्राम है वो आपका ट्राइग्लिसराइड का डायग्राम है, जो आपको बिल्कुल भी बनाना नहीं है, बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में यही डायग्राम आपको सिंपल तरीके से बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ बताना था आपको कि ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड जुड़ते हैं, एस्टरीफाइड हो जाते हैं। अब वापस चलो जरा, तो देखिए यहाँ लिखा है सिंपल लिपिड जो होता है एक फैटी एसिड ईस्टर होता है, यानी फैटी एसिड ईस्टरीफाइड हो रहे हैं, ईस्टर बॉन्ड बना रहे हैं अल्कोहल के साथ, जैसे मैंने बताया ग्लिसरॉल के साथ बना रहे थे। एंड कैरीज नो अदर सब्सटेंस, यानी और कुछ नहीं होता इनके पास सिर्फ फैटी एसिड्स और अल्कोहल होते हैं। तो जितने भी लिपिड्स होते हैं, ये जो लिपिड्स होते हैं ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये तो पता ही है ना, फैट्स पानी में इंसॉल्युबल है, ठीक है। फैट्स जो हैं वो पानी में इंसॉल्युबल होते हैं, बट बट वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक। देखिए इसीलिए कहते हैं अगर आपको नीट क्लियर करना है, देखिए मैं फिर आपसे मैं एक चीज बोल रही हूँ, आपको अगर नीट क्लियर करना है तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बायो तो होना ही चाहिए, बायो तो मेन है ही, बायो तो मेन है ही। लेकिन बायो तो सभी का होता है, बायो तो सभी का स्ट्रांग होता है। जिसका फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा वो नीट ले जाएगा, जिसका फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा वो नीट ले जाएगा। तो केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये सब चीजें बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th आपको ये पता होनी चाहिए बेटा, कि लिपिड्स जो है पानी में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म, बेनिजीन, अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि कोई नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नाम बताओ, तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। तो क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर फैट्स? फैट्स आर नथिंग बट एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। जैसे ये एग्जांपल मैंने एक फैट का दे दिया, इसमें क्या है, फैटी एसिड्स हैं, और फैटी एसिड्स क्या कर रहे हैं, एस्टरीफाइड हो रहे हैं, ईस्टर बॉन्ड बना रहे हैं विद ग्लूकोज, ठीक है। तो मैनी लिपिड्स है, ज्यादातर जो लिपिड्स होते हैं इनमें आपको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स ही मिलेंगे। अगर एक फैटी एसिड है तो मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड्स हैं तो डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड्स हैं तो ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ लिखा है कि जो फैटी एसिड्स हैं वो एस्टरीफाइड हो जाते हैं विद ग्लिसरॉल और बना लेते हैं मोनो, डाई एंड ट्राइग्लिसराइड्स। जो फैट्स होते हैं, फैट्स देखिए, फैट्स और ऑयल में डिफरेंस है, फैट्स और ऑयल में डिफरेंस है। जो फैट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, फैट्स जम जाते हैं सर्दियों में, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, अगर आप उनको मेल्ट करना है तो उनको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एंड दे बिकम सॉलिडिफाई इन विंटर्स, विंटर्स में ये जम जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो ऑयल होते हैं, तेल जो होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और वो ऑयल ही रहते हैं इन विंटर्स, विंटर्स में भी वो ऑयल ही रहेंगे। कोई भी ऑयल ले लो, कोई भी ऑयल ले लो, मस्टर्ड ऑयल ले लो, मस्टर्ड ऑयल ले लो, और क्या ले सकते हो, तिल्ली, जैसे जितने भी तेल आप, कोकोनट ऑयल मत, मैंने कोकोनट ऑयल वर्ड यूज नहीं किया, कोकोनट ऑयल तो जम जाता है। आप तो सिंपल मस्टर्ड ऑयल ले लो, गिंगलेज ऑयल ले लो, ये सब ऑयल के वेराइटीज हैं, ऑयल के नाम है ये, ठीक है, गिंगले ऑयल। तो ये ऑयल है, और ऑयल हमेशा लिक्विडिफाई रहते हैं, ये पानी बने रहते हैं, ये जमते नहीं है सर्दियों में। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स, आपको याद है हमने ये स्ट्रक्चर, जब मैंने आपको सेल चैप्टर करवाया था तब भी मैंने आपको वहां पर ये स्ट्रक्चर करवाया था, जब मैंने सेल चैप्टर आपको करवाया था वहां भी मैंने आपको ये स्ट्रक्चर करवाया था कि फॉस्फोलिपिड किसको बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, जब इसमें लिपिड्स के साथ आपने किसको जोड़ दिया, फॉस्फोरस को जोड़ दिया। तो फॉस्फोलिपिड्स भी ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स हैं, क्या है ये ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स हैं। चलिए वापस चलें जरा, ट्राइग्लिसराइड लिपिड देखो क्या होते हैं। ट्राइग्लिसराइड लिपिड, एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड, तीन फैटी एसिड किसके साथ में जुड़ रहे हैं, ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल के साथ, एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ रहे हैं। ये देखिए फैटी एसिड है ना, इसमें COH ग्रुप है, ये एक फैटी एसिड है, इसमें COH ग्रुप है, और इसका COH ग्रुप ग्लिसरॉल के साथ जुड़ने में यूज हो गया, पानी, वाटर निकल गया यहाँ से भी निकला वाटर, यहाँ से भी निकला वाटर, यहाँ से भी निकला, इसमें भी COH COH COH, यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इन 3 फैटी एसिड्स में से एक फैटी एसिड हटा दूं, उसकी जगह पर फास्फोरस जोड़ दूं, तो ये बन जाएगा मेरा फॉस्फोलिपिड। क्या बन जाएगा मेरा, फॉस्फोलिपिड। देखिए यहाँ लिखा है ये ट्राइग्लिसराइड लिपिड है और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक फैटी एसिड रिप्लेस हो जाता है, एक फैटी एसिड हटके उसकी जगह पर क्या जुड़ जाता है, फॉस्फोरस वाला फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, फॉस्फोरस वाला फॉस्फोरिक एसिड। ये देखिए सेम डायग्राम हमने सेल चैप्टर में किया था कि ये फॉस्फोलिपिड्स हैं,
फॉस्फोलिपिड्स में देखिए, याद है, इसमें ये टेल होती है अंदर की तरफ और ये हेड होता है। इस हेड में आप देखिए फॉस्फोरिक एसिड है, यहाँ फॉस्फेट मिलेगा आपको और यहाँ पर ये ग्लिसरॉल मिलता है। ये आपको डायग्राम ना तो याद करना है ना समझना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो इसका हेड है, इसके हेड में यहाँ पर फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर यूज हुआ है इसको फॉस्फेट ग्रुप सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है फॉस्फोलिपिड बना। फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है? फॉस्फोलिपिड ऐसे बनता है कि ये जो है फॉस्फोलिपिड भी कुछ नहीं है, ट्राइग्लिसराइड्स ही हैं, बस इसमें एक फैटी एसिड हटा दिया और उसकी जगह फॉस्फोरिक एसिड लगा दिया, तो फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरस मिल गया और इसको हमने नाम दिया फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ लिखा है कि जो लिपिड्स होते हैं जिसमें फॉस्फोरस होता है, सो लिपिड्स विथ फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। कोई भी लिपिड जिसमें फॉस्फोरस आ गया, देखिए एक लिपिड है, वेट, ये लिपिड है, कहाँ गया, ये लिपिड है, इस लिपिड में मैंने क्या ले लिया, फॉस्फोरस ले लिया, तो ये एक लिपिड है जिसमें फॉस्फोरस आ गया और मैं बोलूंगी अब ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा हो गया, फॉस्फोराइलेटेड हो गया, ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉस्फोराइलेटेड हो गया। तो हम कहेंगे ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फोरस है और बाकी का भी जो कंपाउंड है पूरा फॉस्फोराइलेटेड हो चुका है, तो ऐसे लिपिड को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो यहाँ लिखा है ऐसे लिपिड जिसमें फॉस्फोरस है और बाकी का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी फॉस्फोराइलेटेड हो गया है, तो ऐसे लिपिड्स को हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड। ये देखिए, ये जिसका हेड पार्ट है उसमें फॉस्फोरस है, इसलिए इट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये डायग्राम है किसका, फॉस्फोलिपिड का। और इसमें जो है ये दो चेन्स है, नीचे टेल है, एक सैचुरेटेड होती है और एक अनसैचुरेटेड होती है ना। ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कोई फॉस्फोलिपिड बताइए मुझे, एक ऐसा कोई फॉस्फोलिपिड बताइए जो सेल की मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है, तो अभी तक तो हम ये पढ़ते आए थे, सेल की मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, सेल की मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब मैं आपको एक फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल भी दे रही हूँ और उसका नाम है लेसिथिन। लेसिथिन नाम का जो फॉस्फोलिपिड है, ये क्या करता है, सेल की मेम्ब्रेन बनाने में यूज होता है। ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन बनाने में यूज होता है। ये मैंने फॉस्फोलिपिड का आपको स्ट्रक्चर बताया है, देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, फॉस्फो और ये चारों तरफ ये लिपिड्स के कंपोनेंट्स हैं। याद नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना है, लेकिन मैंने ये बताया आपको कि देखिए फॉस्फोरस ऐसे अटैच होता है और चारों तरफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये लेसिथिन का डायग्राम है जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, मैं 10 बार बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए फंक्शंस ऑफ फैट्स देखिए, फैट्स क्या करते हैं। जो बच्चे नोट्स लेकर आ गए हैं अपने नोट्स में देखते रहिए, और जो मैं आपको बोल रही हूँ नोट डाउन करने के लिए वो नोट डाउन भी कर लीजिएगा क्योंकि वो चीजें नोट्स में नहीं होंगी। फंक्शंस ऑफ फैट्स देखिए, फैट्स के फंक्शंस। फैट का मेन काम क्या है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, क्योंकि फैट्स के अंदर कैलोरिफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, फैट्स एनर्जी गिविंग होते हैं। ये फैट्स आपकी बॉडी में कहाँ स्टोर हो जाते हैं, एडिपोज टिश्यूज में, और वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अंडर स्पेशल नीड्स। मतलब जब आपकी बॉडी अंडर नरिश्ड हो जाती है, आपकी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, तब आपकी बॉडी नरिशमेंट कहाँ से खींचती है, फ्रॉम द फैट्स विच इज स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जो फैट्स हैं वो इंसुलेटर का काम करते हैं अगेंस्ट कोल्ड। आप देखिए कि जो मोटे लोग होंगे ना उनको सर्दी ज्यादा नहीं लगेगी, उनको पसीना ज्यादा आता है, तो जो फैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंदर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देते हैं। आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं, आपकी बॉडी में गर्मी है, तो वो गर्मी को बाहर निकलने नहीं देंगे, तो फैट्स जो हैं वो इंसुलेटर का काम कर रहे हैं अगेंस्ट कोल्ड। ठीक है, एंड इसके अलावा ये और भी पॉइंट्स हैं, ये इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी वो पॉइंट्स, बट मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ यहाँ पर, बट मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस।